न्यूट्रल स्कोप में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से एक वीडियो पहले मैंने बनाई जिसमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी के रेफरेंस से बात हुई। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और उसका एक एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश करूंगा। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरी सोच ये होती है कि ये कम से कम एक साल तक रेलेवेंट रहे। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ के साइकिल के पीछे भागना जो है वो बहरहाल हमारा न्यूट्रल स्कोप का मकसद नहीं है। एक ऐसा स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जाए जो तादेर यूट्यूब पे आने वाले तमाम दोस्त उससे मुस्तफीद हो सके। दोस्तों, पाकिस्तान एक इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ मुल्क है, एक ऐसी स्टेट है जो कि मिरेकल्स को तलाश करता रहता है मुझसे कि अब सऊदी अरब के साथ मुआहदा हो गया, अब हमारा रिकॉर्ड एक से सोना निकल आया। अब ताज़ा तरीन बात यह है कि दुबई में जो पोर्ट है वहाँ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो अब उसका ये है कि ग्वादर में दुनिया भर की शिपिंग और ट्रेड एक्टिविटीज वहाँ शिफ्ट हो रही हैं, तो सब अच्छा हो जाएगा। वहाँ से तेल निकल आ गया, वहाँ से मिनरल्स आ गई, सारी बातें हैं कुछ ना कुछ। लेकिन सच जो है वो इससे कहीं ज्यादा दैट्स डिफरेंट। वो ये नहीं है कि जो हमें दिखाया जाता है। और इसमें मैं ये भी ऐड करूंगा कि बाज़ औक़ात गुरूज और सूफिया हैं, उनके हवाले से भी बड़ी सोच समझ के बातें फैलाई जाती हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे जाएगा और दुनिया के फैसले यहाँ होंगे। अब ज़ाहिर ये एक स्पिरिचुअल दुनिया की बातें हैं, इस पे मैं कोई राय तो नहीं दे सकता। मैं तो एक एनालिसिस आपके सामने विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो मेरे साथ रहिएगा। अगर ये वीडियो कुछ रूटीन के दौरानिए से थोड़ी लंबी भी हो जाए तो आई एम श्योर यू विल लाइक इट। आप ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की लेजिस्लेचर की, जिसके 1267 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान की पार्लिमान, जिसमें नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सेनेट, सूबाई असम्बलियाँ 4, इनके टोटल 1267 1267 मेंबर्स हैं पाकिस्तान के, जिनका खर्चा बिलियंस में होता है। जो कि जबकि पाकिस्तान का जो डेट है 97% ऑफ जीडीपी है, जबकि रियल वेजेस एक अशरे में जिनमें इजाफा नहीं हुआ। ये तीन वो फैक्ट्स हैं, ये सिर्फ को इंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम। तो उस सिस्टम के हवाले से हम तह दर तह, लेयर बाय लेयर, हम उसका एक एनालिसिस में आपके सामने पेश करूंगा उस वक्त तक जब तक ये डिजाइन आपके सामने मुकम्मल विजिबल ना हो जाए। अब 2026 को ले लें, जब मिसाइल्स जो हैं वो टैंकर ऑयल टैंकर रूट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और ग्लोबल ऑयल जो है उस वो आई मीन 100 से ऊपर फी बैरल। तो दुनिया भर की हुकूमतें इमरजेंसी फैसले कर रही हैं, वो अपनी एनर्जी पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर कर रही हैं और मुख्तलिफ अलायंसेस को निगोशिएट और रीनेगोशिएट कर रही हैं और फास्ट ट्रैकिंग लेजिस्लेशन कर रही हैं। तो इस असना में हम पूछते हैं, खुद से पूछते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या कर रही है। तो यहाँ पे ये कोई सिर्फ एक रिटोरिकल सवाल नहीं है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एक डायग्नोस्टिक सवाल है, जो कि एक स्टेट जो अंडर प्रेशर है वहाँ के लोगों को ये पूछना चाहिए और तमाम एनालिस्ट को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर जो है वो हमें इस सिस्टम के हवाले से इसको सारा आश्कारा कर देगा। वो सिस्टम जो कि एक्चुअली दैट्स बिल्ड टू सर्व। पिछली वीडियो में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और जो जुडिशरी के फंक्शन है उसका एक एक्सट्रैक्टिव फ्रेमवर्क के अंदर उनका क्या रोल है उसके हवाले से बात की। लेकिन आज हम एक ऐसे इदारे की बात आपके सामने मैं करने लगा हूँ दैट वाज सपोज्ड टू बी द लास्ट लाइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और वो है लेजिस्लेचर। एंड व्हाट वी फाइंड इज नॉट ए डिसफंक्शन, रादर व्हाट वी फाइंड इट्स ए डिजाइन। ये एक आर्किटेक्चर है मैनेज्ड कॉन्सेंट के हवाले से। पहले हम नंबर से आगाज करते हैं कि पाकिस्तान का बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है और जिसमें सूबाई असम्बलियां भी मौजूद हैं और टोटल 1267 लॉ मेकर्स हैं। अब ये जो तादाद है ये अफराद की, ये सैलरीज ले रहे हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं, कमेटी फीस ले रहे हैं, मुख्तलिफ कमेटियों के मेंबर, ट्रैवल बजट्स है, बिजनेस क्लास ट्रेवल्स, एयर टिकट्स, 30 एयर टिकट्स पर ईयर, स्टेट फंडेड मेडिकल केयर है, और एक ऐसे मुल्क में जो कि तकरीबन 23 IMF प्रोग्राम्स नेगोशिएट कर चुका है और अभी तक वो उसका बैगिंग बाउल जो है वो फैला हुआ है। जबकि पाकिस्तान का टोटल जो पब्लिक डेट है दैट स्टैंड्स अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ जीडीपी एज ऑफ अर्ली 2026, वन ऑफ द हाईएस्ट डेट बर्डन्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो अब इस सारे सिस्टम को, ये जो लेजिस्लेचर की बात मैं कर रहा हूँ, इसका जो सालाना कास्ट है, उसका जो उसकी सैलरीज हैं, TADA है,
पर्क्स है, सिक्योरिटी है, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज हैं, ये hundreds of billions of rupees पे ये खर्च फैल जाता है. The question that global policy analysts must ask is not simply is this expensive? असल जो सवाल पूछना चाहिए कि इस सारी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न क्या है, इसका हासिल क्या है एक एवरेज सिटीजन के लिए. और यहाँ पे आके जो डाटा है, जो अदादो शुमार हैं, वो बड़े तकलीफदेह हो जाते हैं. फंक्शनल डेमोक्रेसीज में लेजिस्लेचर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पब्लिक प्रेशर और स्टेट पावर के दरमियान मीडिएट करवाता है, उसको सिंक्रोनाइज करता है. जहां पे क्राइसिस, बहरान, ट्रेड ऑफ्स, उनको तोला जाता है, वे किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी जो है उसको परफॉर्म किया जाता है. लेकिन पाकिस्तान में लेजिस्लेचर जिस तरह इवॉल्व हो चुकी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है. पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स इसको एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, मैनेज्ड डेमोक्रेसी. मैनेज्ड डेमोक्रेसी दिखावा एक, और आई प्रेफर टू यूज टर्म मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट एट स्केल. तो ये मैकेनिज्म जो है ये कोई सीक्रेट नहीं है. पार्टी लॉयल्टी पाकिस्तान के लेजिस्लेचर में वो आइडियोलॉजिकल नहीं है, नजरियाती नहीं है, इट इज एनफोर्स्ड. और फ्लोर क्रॉसिंग जो कवानीन हैं दैट वर मेंट टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक कोहिजन, यू नो, लेकिन अब दे हैव बीन वेपनाइज्ड टू एंश्योर कि जब पार्टी हेड जो कि खुद एक लार्जर सिस्टम, मैं बार बार लफ्ज सिस्टम का बोल रहा हूं, उसका खुद एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक डायरेक्टिव जारी कर देता है और वोट गारंटी हो जाता है. किसी की मजाल नहीं अपनी माइंड अप्लाई करके अपनी राय देने की. इस सूरत हाल में लेजिस्लेटर जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह जाता, बल्कि एक डिलीवरी मैकेनिज्म बन जाता है. उसका काम सिर्फ हाथ खड़ा करना, जो थंबनेल पे मैंने फोटो लगाई हुई. और इसकी सबसे स्ट्राइकिंग एविडेंस कहां से सामने आई जब हाल ही में आईनी तरमीम हो, माशाल्लाह आईनी तरमीम हो, जहां पे बड़े जिम्मेदार रिपोर्टिंग सोर्सेस ने क्या बताया कि बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेटर्स, अब जरा दिल थाम के सुनिएगा कि रिपोर्टेडली जो लॉ मिनिस्टर वक्त का है उसने भी फाइनल ड्राफ्ट का आईनी तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सिर्फ चंद मिनट पहले वसूल किया. कि उसमें लिखा हुआ क्या है कि लॉ मिनिस्टर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पांसिबल फॉर द नेशंस लीगल आर्किटेक्चर, एंड यू नो ही वाज बीइंग हैंडेड डॉक्यूमेंट्स लाइक कोरियर. तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिलेक्शन ड्रेस्ड एज इलेक्शन कहने को इलेक्शन है लेकिन सिलेक्शन. लेजिस्लेचर इस तरह क्यों बिहेव करती है, हमें इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये किस तरह कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ये कहां से आती है. ये एक ग्लोबल केस स्टडी है. एकेडमिक लिटरेचर में ऑन कंपेटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म, ए टर्म कॉइंड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स लेविट्स्की और वे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि डिफाइनिंग फीचर इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इलेक्शंस बट द सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन ऑफ द कंडीशंस दैट मेक इलेक्शंस मीनिंगफुल. अब इसमें होता क्या है, पहले कैंडिडेट का फैसला पहले हो जाता है, कैंडिडेट वेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी किस तरह कंप्रोमाइज होती है, और जुडिशियल टाइमलाइंस, जुडिशरी जिस तरह की भी है कहां से आती है वो भी पहले अर्ज कर चुका हूं, मीडिया एक्सेस, ये सारी चीजें कंप्रोमाइज कर दी जाती हैं. और पाकिस्तान आज के वक्त में इट एग्जिबिट्स ऑल फोर डिस्टॉर्शंस इन एन एडवांस्ड फॉर्म. कैंडिडेट वेटिंग की बात कर रहा था, ये इलेक्टोरल प्रोसेस से पहले होती है कि कैंडिडेट कौन होगा, क्यों होगा, और वो कैसा होगा, जिनको इलेक्टेबल कहा जाता है. ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके होने जरूरी हैं, उसका ब्रदरी नेटवर्क जो है, और फिर उसका जो कंपैटिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंपैटिबिलिटी विद डोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट्स, तो ये पहले तय कर लिए जाते हैं, बैलेट के छपने से भी पहले तय कर लिए जाते हैं कि कैसा होगा, कौन होगा. और सिस्टम जो है वो पब्लिक प्रेफरेंस का इंतजार नहीं करता. 2024 के जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें एक लंबी स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाता, कि एक पार्टी जिसके कैंडिडेट्स मेजॉरिटी जीत गए, उनको निशान छीन लिया गया, उनकी लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑब्स्टेकल्स इस तरह के सामने लाए गए कि उनको हुकूमत बनाने से रोक दिया गया. और उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान में नहीं, मर्जी है सिस्टम वालों की. और उसके बाद अगर एक इलेक्शंस पे डाका डाला जाता है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, जुडिशरी के, दे टेक ईयर्स टू एडजुडिकेट इलेक्टोरल फ्रॉड पिटिशंस, और ये टाइम इतना लग जाता है कि वो टर्म जो है 5 साल की, वो तकरीबन नजदीक पहुंच जाती है. एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस जो है, अब वो उसकी तरफ देखें कि जो भी डिप्टी कमिश्नर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स और लोकल लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस और रेंजर्स और दूसरे, ये कोई न्यूट्रल मशीनरी के तौर पे
इलेक्शंस में ये काम नहीं करते, बल्कि ये एक चेन ऑफ कमांड, इनको जिस तरह कमांड मिलती है उसके मुताबिक ये सारे भाग पड़ते हैं। इसमें असातिज़ा भी हैं जो पोलिंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन, उसका किरदार जो है वो भी बहुत ज्यादा काबिल एतराज होता है। तो ये सिर्फ मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं इट्स डॉक्यूमेंटेड इन सक्सेसिव रिपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वर मिशंस। और पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान इस प्रोसेस को जानता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने वोट कहाँ दिया, वहां से क्या रिजल्ट निकला था, लेकिन इन द एंड कहा। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये लेजिस्लेचर को जन्म देता है, जहां पे जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टोरेट को जवाबदेह नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को जवाबदेह हैं जिस सिस्टम ने उनको उस जगह पे पहुंचाया। और वोटर जो है, उसका नतीजा क्या है कि वोटर आज 520 रुपए पर लीटर डीजल के लिए लाइन में लगा हुआ। तो जब आपकी पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो पब्लिक वेलफेयर के साथ कनेक्टेड ना हो, तो पब्लिक वेलफेयर जो है वो एक एक्सटर्नैलिटी बन जाती है, वो एक पराई चीज हो जाती है। पब्लिक वेलफेयर क्या होती है? नथिंग। तो अब हम बात करते हैं कि कार्टेल इन द असेंबली, जहां पे पॉलिसी प्रॉफिट बन जाती है। इकोनॉमिक गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल डायमेंशन ऑफ दिस स्टोरी वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि पाकिस्तान की लेजिस्लेचर में एम्बेडेड है, एंड इट्स नॉट इंसिडेंटल, इट इज स्ट्रक्चरल। एक मुल्क जो कि फूड, एनर्जी और डेट क्राइसिस उसमें फंसा हुआ है, तो दिस सिचुएशन बिकम्स कैटास्ट्रोफिक, एक तबाही। पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है वो आपको पता है कि बिजनेसमैन पर मुश्तमिल है। उनके जो डिक्लेरेशन दिए जाते हैं उसमें शुगर मिल ओनर्स हैं, सीमेंट ओनर्स हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज, फ्लोर मिल ओनर्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, और टेक्सटाइल जो भी पाकिस्तान में बची खुची उसके एक्सपोर्टर्स हैं। तो बिजनेस इंटरेस्ट इन सेक्टर्स में दैट इज डायरेक्टली रेगुलेटेड, सब्सिडाइज्ड और प्रोटेक्टेड बाय लेजिस्लेशन दे देमसेल्व्स वोट ऑन। अब यहाँ पे जरा मैं आपको शुगर स्टोरी सुनाता हूँ। शुगर स्टोरी ये है कि पाकिस्तान की शुगर मिल्स मैक्सिमम दे आर ओन्ड बाय पॉलिटिशियंस, मेंबर्स ऑफ असेंबलीज। तो अब जब सीजन खत्म हुआ तो उसके बाद अचानक डेटा सामने आ गया कि इतनी सरप्लस शुगर हमने प्रोड्यूस की, लिहाजा वी नीड टू एक्सपोर्ट इट, हमें इजाजत दीजिए। तो वही गवर्नमेंट होते हैं, वही लेजिस्लेचर, वही पॉलिसी मेकर्स होते हैं। ओके, अब ये है कि पाकिस्तान में डॉलर आएगा, लिहाजा हमें सब्सिडी दी जाए, हमें इंसेंटिव्स दिए जाए, वो भी दे दिए। और अभी मिड सीजन है, कुछ महीने के बाद ही अचानक एक तरफ से ऐलान आता है कि ओहो हो, पाकिस्तान में शुगर की कमी हो गई, रेट अचानक बढ़ने शुरू हो जाते हैं, अचानक, और उनमें 50, 60, 70 रुपीज तक का इजाफा ऑल ऑफ ए सडन नजर आना शुरू हो जाता है। फिर अचानक शोर मचता है कि पाकिस्तान में शुगर कम हो गई, लिहाजा हमें इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। और आमतौर पर यह होता है कि वो शुगर जो एक्सपोर्ट करने के नाम पे पहले वो पैसे लिए गए थे, वो शुगर कहीं इधर ही डंप कर दी जाती है, और फिर इंपोर्ट की इजाजत विद सब्सिडी, और वो उन्हीं गोदामों से निकाल के शुगर वो दोबारा पब्लिक को दे दी जाती है। और इस दौरान ये जो प्राइस हाइक अचानक रातों रात होती है, इसमें बिलियंस एंड बिलियंस जो हैं वो कमा लिए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान ने इस पैटर्न को मल्टीपल टाइम फ्लैग किया है, और इसमें कई इंक्वायरीज भी कोशिश हुई है, लेकिन कौन करेगा। हाँ, वीट प्राइस की बात करें 24, 25 में उसकी 80% तक कुछ अर्बन सेंटर्स में उसकी कीमत बढ़ गई। और उस वक्त ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन व्हीट इंपोर्ट पॉलिसी वाज बीइंग सेट बाय ए कैबिनेट दैट इंक्लूडेड इंडिविजुअल्स with documented interest in the grain trade. अब ये बदकिस्मती सामने बार-बार आ। That's what we term the cartel assembly dynamic. It doesn't require conspiracy in the traditional sense. It requires only that the people writing the rules are the same people who profit from the rules. तो ये conflict of interest की बात जो है, ये इसकी चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी। तो आज के जो 2026 का जो एनर्जी क्राइसिस, ये डायनामिक जो है इट इंटेंसिफाई। जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होती हैं, तो पाकिस्तान जैसी रियासत एक इमीडिएट पास थ्रू प्रॉब्लम फेस करती है कि ये कितनी कीमत उसकी प्राइस जो है वो एब्जॉर्ब रियासत कर सकती है थ्रू सब्सिडी, और कितनी कंज्यूमर को पास करनी कि वो अदा करे। व्हेन द लेजिस्लेटर्स वोटिंग ऑन एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसी आर आल्सो फ्यूल इंपोर्टर्स or hold positions in logistics companies dependent on state-controlled fuel distribution, the dilemma is resolved not by economic analysis but by private interest. जरा इस नुक्ते पे गौर कीजिएगा। This is not capitalism. This is state-captured rent extraction, and it is costing Pakistan an estimated 2 to 3 percentage points of GDP growth annually.
according to independent economic assessment of institutional quality। ये बहुत बड़ी परसेंटेज का नुकसान। अब इस क्लब की, ये क्लब इसका नाम मैंने दिया कि इसकी कॉस्ट क्या है और इस प्रिविलेज्ड एक्सेप्शन जो है इसको पे कौन करता है, इसको बर्दाश्त कौन करता है। 23 मरतबा पाकिस्तान IMF के साथ मुआहदे में आया। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कंटेन्स इन नोट वेरिएशंस ऑफ द सेम कंडीशनलिटीज। अब कंडीशनलिटीज शर्तें क्या होती हैं? रिड्यूस सब्सिडीज, ब्रॉडन द टैक्स बेस, कट नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स, ताकि IMF के लिए किस्त की वापसी आसान हो जाए। लेकिन IMF ने, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि IMF ऑडिटरी प्रॉब्लम का शिकार है। उसको इलीट के अखराजात नजर नहीं आते, बल्कि वो सारा कुछ जो है वो आम आदमी के ऊपर शिफ्ट करें। बिजली की कीमत बढ़ा दें, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ा दें। और ये उसका जो बहरापन है कि IMF, क्योंकि IMF जो है वो एक्सट्रैक्शन मशीनरी को एक लीगलाइज करता है, सपोर्ट करता है, तो क्योंकि उसको अपने पैसे वापस चाहिए, ठीक है। और वो जब तक ऑयलिंग नहीं होगी, ये जो मशीनरी, एक्सट्रैक्शन मशीनरी है, जब तक इसकी ऑयलिंग नहीं होगी, उस वक्त तक IMF के जो है पेट वो भी नहीं भरेगा। तो अब एक MNA का मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उसका बेसिक कंपनसेशन पैकेज, उस पे कितना खर्च आता है? पहले अर्ज कर चुका हूँ, सैलरी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है, TADA है, मेडिकल है, हाउसिंग है, उसकी व्हीकल, उसका पेट्रोल है। तो ये तकरीबन एक मेंबर जो है वो 10 मिलियन सालाना उसका होता है खर्चा। फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज, उनका तकरीबन एक मेंबर जो है 3 के करीब, फिर उसकी मीटिंग्स का TADA, फिर बिजनेस क्लास ए ट्रैवल है और उनको स्टाफ दिया जाता है, फिर उनकी फैमिली मेंबर्स तक के लिए जो है वो एयर टिकट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत से ऐसे अखराजात हैं जो कहीं रिपोर्ट भी नहीं होते, जिनको बाहर भी नहीं आने दिया जाता। तो नेशनल असेंबली की बात अगर करें, उसका सेक्रेटेरिएट जो है उसको चलाने के लिए, और सेनेट का जो सेक्रेटेरिएट है उसको चलाने के लिए, प्रोविंशियल असेंबलीज को रन करने के लिए, तो वो जो एक एक्सटेंडेड पर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें दर्जनों अरब रुपए, बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो सालाना चाहिए। और एक ऐसे मुल्क में जो टेक्निकली इंसॉल्वेंट, और इस दौरान पाकिस्तान का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो अपने टारगेट्स के लिए भागता है, आम आदमी को निचोड़ता है, उसमें ऐसे ऐसे जुर्माने और इस तरह के फाइन वो आयद करता है जिनका कोई जवाज नहीं है, कोई दुनिया में उसका कोई पूछने वाला नहीं है। कि जो एक मिडिल क्लास को जब इस तरह क्रश किया जाता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि FBR के मुलाजमीन का क्या काम है कि सिर्फ लोगों से पैसे निचोड़ना, लेकिन जो एलीट क्लास है, जो जिसकी पहले मैंने बात की है, जो सिस्टम को रन करने वाले हैं, उनको इस दौरान कोई भी टच करना, चाहे वो एग्रीकल्चरल टैक्स क्यों ना हो। IMF का मुतालबा ये है कि हर शहरी रियासत का वो ज्यादा से ज्यादा पे करे स्टेट को, क्योंकि दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट ऑफ पॉलिसी, इट इज द लॉजिकल आउटपुट ऑफ हु इज राइटिंग द पॉलिसी। क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले कौन है? तो जो पॉलिसी बनाने वाले जो हैं वो अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, तो फिर किसी की क्या मजाल है। अब बात करते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक कॉविनेंट जो है कि वो अंदर से खोखला हो चुका। ये सारी बातें जो आपके सामने की हैं, मैनेज्ड इलेक्शंस हैं, कार्टल असेंबली है, एक्सट्रैक्टिव कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करता है। एंड दैट वाज सपोज्ड टू प्रिवेंट एग्जैक्टली दिस आउटकम। कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद तो ये था कि इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। अपने वक्त में जब ये आइन बनाया गया 73 में, तो ये एक इट वाज अ जेन्युइनली प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्या इंश्राइन किया गया था? फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के अवाम का जो मैंडेट है उसका एहतराम करते। तो उसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक स्टेट और सिटीजन के दरमियान बड़ा खूबसूरत बनाया गया था अपने वक्त में। लेकिन आज इस साल में 2026 में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इट्स लार्जली फिक्शन। अब वो रियलिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 मरतबा तकरीबन उसमें तरमीम की गई, और तकरीबन हर अमेंडमेंट जो है उस वक्त के में ड्राफ्ट करने वाले जो लोग हैं उनके मफाद को मद्देनजर रखा गया। कोई एक्सेप्शन इक्का दुक्का। इसी आइन ने मार्शल लॉज को कवर फराहम किया, लीगल कवर। इसी आइन ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सेक्रीफाइस किया, स्लॉटर किया। इसी आइन में कुछ इंडिविजुअल्स को हर किस्म की अकाउंटेबिलिटी से छूट मिल गई। तो ये इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी डायरेक्शंस हैं कि ये अब एक कोहेरेंट फ्रेमवर्क नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नजर आ रहा है पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, बलोचिस्तान की मिसाल ले लें, वहां पे एक सियासी केओस तो था, लेकिन अब वो एक मूवमेंट बन चुकी है विद एक्सप्लिसिट सीसेशनिस्ट डिमांड्स, अलग पसंदी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म की नाकामी नहीं है तो और क्या है? The non-delivery of resources, representation and basic rights guaranteed under the 18th Amendment is the direct antecedent. खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लें, वहां पे
सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जमात, शायद 80% से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी रखने वाली जमात, उसको कॉर्नर इस तरह कर दिया गया कि वहां भी इस तरह के सोच परवान चढ़ रही, जो कि पाकिस्तान के लिए और उसकी सालमियत के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये सारी चीजें ग्राउंड पे मौजूद हैं, मैं कोई एलिगेशन की बात नहीं है। जैसा कि पहले अर्ज किया कि अनफॉर्चुनेटली मौजूदों के पीछे लगा दिया गया कौम को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, जिनका इलेक्ट्रल प्रोसेस जो है वो पोलिंग से पहले ही आउटकम फैसला कर लिया जाता है। दीज आर लेबोरेटरीज फॉर द मोस्ट अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ मैनेज्ड डेमोक्रेसी, जिसके हवाले से मैंने पहले बात की है। तो जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोविनेंट जब वो मरकज में और पेरिफेरल एरियाज में फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो देन यू डोंट हैव ए गवर्नेंस प्रॉब्लम, यू हैव ए स्टेट लेजिटिमेसी क्राइसिस। तो अब हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट इकोनॉमी की, जिसमें 300 मिलियन स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कोई स्टेक नहीं है। जाहिर तौर हकायत पर जरा गौर करें कि पाकिस्तान की पर कैपिटा आमदनी इन रियल टर्म्स लेस देन 1% एनुअली पिछले 10 सालों में, उसमें इजाफा लेस देन 1% व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मिडिल क्लास जो कि वैसे इरेज हो रही है, ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स जरा देखें, लिटरेसी, हेल्थ सर्विसेज, स्किल फॉर्मेशन, साउथ एशिया में दीगर ममालिक से बहुत बहुत पीछे। कई मरतबा बात होती है कि जी इंडिया नहीं, जी इंडिया का मुकाबला छोड़ दें। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि क्यों छोड़ दें, यानी इकोनॉमिक जो ग्रोथ, टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है उसमें देखें कि 9 to 10% है, इंडिया की 18% है, बांग्लादेश की 11% है, और ग्लोबल डेवलपिंग कंट्री एवरेज जो है वो तकरीबन 15%। अब एफडीआई इनफ्लोज टू पाकिस्तान 24-25 ये पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में जो वो है, दैट वाज अंडर $2 billion। हद हो गई है कि विद कंट्री विद दिस साइज, जियोग्राफिक पोजीशन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हमें उसको ये $2 billion की फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या ये मजाक नहीं तौर के है। इट्स डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी रेटिंग्स। यूथ एम्प्लॉयमेंट देखें, ऑफिशियली तो शायद 25% कहा जाता है, लेकिन एक मुल्क जिसकी 64% आबादी जो है वो अंडर 30, एक्चुअल जो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। These are not numbers produced by bad luck or unfavorable geography. These are measurable output of an economic governance model in which the primary decision makers, the legislators, the legislature, the policy apparatus, the regulatory bodies are structurally incentivized to extract rather than grow. उनका काम सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, नचोड़ना है। स्टेट पब्लिक गुड्स पर इन्वेस्ट नहीं करती दैट जनरेट ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, बल्कि कहां इन्वेस्ट करती है? इन द कंडीशंस दैट प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग रेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर गेट्स बिल्ट where it serves the powerful. Regulation gets written to suppress competition, and the trade policy gets designed to protect inefficiency. So 300 million Pakistani, 30 crore in this system, they are not stakeholders, they are inputs. इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं। Their labor is taxed. उनकी खून पसीने की कमाई, उस पर टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। Their consumption is taxed, बिजली का बिल में, गैस के बिल में, पानी के बिल में। उनकी जो एनर्जी में जो टैक्स हैं वो सर्कुलर डेट में चले जाते हैं, और सर्कुलर डेट जो है वो उन इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को चले जाते हैं। वो एक अलग मौजू है कि जिसमें, और वो भी इन्हीं लोगों के होते हैं, ये रूलिंग एलीट है, इन्हीं के इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। हमने इस सवाल से अपनी गुफ्तगू शुरू की थी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या कर रही है। दुनिया एनर्जी शॉक से निपटने के लिए फैसले कर रही है, सोच विचार कर रही है। मेरा ख्याल है कि यहां तक गुफ्तगू आपने सुनी है तो आपको जवाब भी मालूम होगा कि हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं। इट इज डूइंग व्हाट इट वाज डिजाइंड टू डू। इट इज प्रोवाइडिंग द डेमोक्रेटिक कोटिंग, ये डेमोक्रेटिक कोटिंग फराहम कर रही है दैट अलाउज एन एक्सट्रैक्टिव सिस्टम टू मेंटेन इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। फॉर व्हाट? टू रिसीव IMF disbursements, to negotiate bilateral deals, and to present itself as a constitutional republic। दिखावे की 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट डेड बिकॉज इट वाज ओवरथ्रोन। इसको अंदर से खोखला कर दिया गया है, इंस्ट्रूमेंटली, रिपीटेडली। इसके अंदर जान बाकी नहीं रही है। इसका जो इसकी बुनियादी फिलॉसफी वो खत्म हो चुकी है। एंड हियर इज वेयर द ग्लोबल केस स्टडी डायमेंशन बिकम्स मोस्ट पॉइंटेड। पाकिस्तान इज नॉट यूनिक इन दिस ट्रेजेक्टरी, लेकिन पाकिस्तान की मिसाल सबसे भयानक जरूर है।
Across the global south, we are watching the emergence of what scholars are beginning to call constitutional capture. और मुल्कों में भी है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी शक्ल बहुत भयानक हो चुकी है, जहां पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म्स जो हैं टू परमानेंटली इंसुलेट इलीट इंटरेस्ट्स फ्रॉम डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। मिडिल ईस्ट में होने वाली जंग पाकिस्तान के बहरान को, पाकिस्तान को मजीद एक्सपोज कर दिया है। समराइज करते हुए बात को देखें कि पाकिस्तान की जो मुकर्रना लेजिस्लेचर, जिसकी बातें मैंने आपके साथ शेयर की, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की जुडिशरी, और ये एक विशियस साइकिल जिसमें पाकिस्तान के 30 करोड़ आवाम, 300 मिलियन पीपल, वो फंस चुके हैं। तो इसमें फिर भी एक ऑप्टिमिज्म दिया जाता है, और ऑप्टिमिस्ट होना उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पे कोई ऐसी वजह मौजूद नहीं है। तो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि वो कोई बाइख्तियार साहिब हैसियत क्यों बनाने देंगे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखने दिया जाएगा, क्योंकि उनका काम चल रहा है। लेकिन आखिरी बात ये कि एक मिडिल क्लास को इतना ना नचोड़ें कि उसमें सख्त ना रहे कि कल को वो आपके जो पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैं चाहे इंस्टीट्यूशनल हैं, कि वो देने के काबिल ही ना रहे। अगर ऐसा हुआ तो दैट विल बी टर्मिनल स्टेज, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट।